ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना CSR वाला टॉपिक। पेज नंबर 192 से बाकी था, तो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। CSR इम्प्लीमेंटेशन। अगेन कुछ पॉइंट्स पहले जैसे आएंगे तो उसको फिर स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो नए पॉइंट आ रहे हैं वो बता देता हूँ। एडिशन वाला पार्ट है तो लैंग्वेज के साथ ही चल रहा हूँ एक बार। द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द CSR एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ और थ्रू अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और सोसाइटी एस्टैब्लिश बाय द कंपनी आइदर सिंगली और अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी। पॉइंट पे बात हुई थी, या तो आप सेक्शन 8 कंपनी अलग से बना लो या आप एक ट्रस्ट या सोसाइटी फ्रेम कर लो। ये भी आप अकेले भी कर सकते हो या एक से ज़्यादा कंपनीज मिलकर भी ऐसा कर सकती है। और रिलायंस फाउंडेशन और वो सब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, वो इसी पॉइंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट बोला, अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इन शॉर्ट ये आपकी बनाई हुई सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। तो उनके थ्रू अगर आप CSR करना चाहो तो भी पॉसिबल है। तो अगर आपको लगता है कि खुद हम एक अलग कंपनी क्रिएट करें, एक ट्रस्ट सोसाइटी क्रिएट करें, इतना जरूरी नहीं है क्योंकि उतना बड़ा एक्सपेंस नहीं, तो बेटर है कि आप एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में है उनके थ्रू भी अपनी CSR एक्टिविटी पूरी कर सकते हो। तो खुद की एंटिटी बनाना नेसेसरी नहीं। तीसरा बोले, एंटिटी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनी हो उनके थ्रू भी CSR हो सकता है। और नेक्स्ट, अगर और कोई सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी है अदर देन गवर्नमेंट और अदर देन योर ओन क्रिएशन, तो किसी और एग्जिस्टिंग एंटिटी के थ्रू भी आप CSR कर सकते हो। बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि उन एंटिटीज का एटलीस्ट पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो ये सोशल कॉज वाले काम में इन्वॉल्व है। मतलब न्यूली फ्रेम नहीं होनी चाहिए। तो आप जिस सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू CSR कर रहे हो वो आपने नहीं बनाई, गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाई, किसी और एंटिटी ने क्रिएट की है तो चलेगा, लेकिन 3 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस फील्ड में होना चाहिए, तो ही आप उनके थ्रू CSR करोगे तो वैलिड माना जाएगा। इस सेंस में बोल दिए। आगे, एवरी एंटिटी कवर्ड अंडर द सब रूल 1 हु इंटेंड्स टू अंडरटेक एनी CSR एक्टिविटी शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइलिंग फॉर्म CSR 1। ठीक है, तो फॉर्म नंबर ही बोला, इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर दो, रजिस्टर करा लो। और ये फॉर्म वाला जो क्राइटेरिया है 1 अप्रैल 2021 से आया, इसलिए हम देख रहे हैं कि ये एडिशनल पॉइंट्स है। इसके पहले के प्रोग्राम्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, ये भी क्लियर कर दिया। जो भी CSR 1 आप फाइल करोगे वो किसी प्रोफेशनल से आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, और उसमें CS, CA या CM तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हैं। ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म CSR 1 ऑन द पोर्टल अ यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। प्रोसीजरल पार्ट है, एक नंबर जनरेट होगा, वो होना ही। अ कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम एज पर इट्स पॉलिसी एज वेल एज फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर ओन पर्सोनल फॉर CSR। मतलब इन शॉर्ट CSR कैसे करना है, उसकी पॉलिसी क्या होगी, कैसे काम करना चाहिए, ये सब सीखने के लिए आप इंटरनेशनली प्रोफेशनल्स को हायर करके अपने स्टाफ को और खुद को ट्रेन कर सकते हो, ताकि इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और उल्टा अच्छा इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं, इंप्लीमेंटेशन होगा तो इंडिया में ही होने वाला है, वो इम्प्लाइड है। कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग सच प्रोजेक्ट्स, वो भी हो सकता है, मिलकर भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल सैटिस्फाई इटसेल्फ दैट द फंड्स सो डिस्ट्रीब्यूटेड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस and in the manner approved by it and the chief financial officer or the person responsible। in short, पैसे सही जगह सही तरीके से खर्च हुए हैं, इस चीज़ का वेरिफिकेशन बोर्ड को कर लेना चाहिए। जो CSR के नाम पे हमने फंड रेज किया या साइट पे रखा, उसको खर्च किया, तो उसका फायदा एक्चुअली में लोगों को मिला, फिर पैसों का वेस्टेज ना हुआ, ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। In case of ongoing projects, the board of a company shall monitor the implementation of the project। मतलब implied है, और रेगुलर बेस पे देखते रहेंगे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, पैसा जिस तरीके से पे करना था, लोकेशन होना था, जितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, वो सब हो रहा है या नहीं, ये वेरिफिकेशन चलता रहेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो इम्प्लाइड है। उसके बाद CSR कमेटी की बात आ रही, अपने पीछे ही बात कर ही रहे थे इस बारे में, और सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, एक बार देख लेते हैं। The CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its policy। और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे हमें काम करना है। हमने देखा कि शेड्यूल 7 में अच्छी खासी लिस्ट है, तो उनमें से आप 1 और मोर एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली भी अप्लाई कर सकते हो। हमें तो फंड्स को यूज करने से मतलब है, तो मल्टीपल एक्टिविटीज भी सिलेक्ट हो सकती है। तो कौन सी सिलेक्ट करनी है वो कमेटी बताएगी, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी कमेटी सजेस्ट करेगी। फंड्स को कैसे यूटिलाइज करें, मोडालिटी मतलब उसका तरीका क्या होगा, मोड या यूजेज कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें कमेटी के थ्रू सजेस्ट की जाएंगी। शेड्यूलिंग भी वो करेंगे, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग भी करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी रेडी करेंगे। और डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब या नीड असेसमेंट का मतलब क्या होगा कि कितनी ज़रूरत है कौन से सेक्टर में, जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ केयर की बात हो रही है, पुअर पीपल की बात हो रही है, तो कौन से सेक्टर में आज की डेट में ज़्यादा समाज सेवा की नीड है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसका असेसमेंट करो। और जो आपने सोशल कॉज के लिए काम किया उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, वो भी देखा जाएगा। तो आपने वो फ्री में लोगों को मेडिकल एड प्रोवाइड किया, एजुकेशन प्रोवाइड किया, तो कितने लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचा और उससे उनकी लाइफ में क्या असर पड़ा, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कमिटी रिकमेंड और फॉर्मुलेट कर सकती है और इसका एक्शन प्लान बना सकती है, ये बता दिया।
नेक्स्ट, ऑल्ट्रेशंस भी हो सकते हैं उसमें, तो प्रोविजो में बोला ही है इम्प्लाइड। अब एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले, द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर। पूरे साल में आप जितना भी CSR एक्सपेंडिचर करने वाले वो 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, उस एक्सपेंडिचर का 5% ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के नाम पे आप खर्च कर सकते हैं। तो CSR का प्रोजेक्ट चलाने में जो भी आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, रादर देन द सोशल कॉस्ट, तो वो उस टोटल बजट का 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आपको बहुत कट डाउन करके रखना है। अननेसेसरी आप बहुत खर्चा खुद मैनेजमेंट पे कर लोगे, मतलब लोगों को सेवा करना अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करने में जो आपके खर्चे हो रहे हैं ना, वो अलग चीज़ है, उनको कंट्रोल में रखना नेसेसरी। तो 5% का रेट है, ये पहले कहीं आया नहीं था, नया पॉइंट है, ध्यान रखना। एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द CSR एक्टिविटी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। इम्प्लाइड है, CSR एक्टिविटी में कुछ पैसे बच गए या कुछ सरप्लस इकट्ठा हो गया, एनी काइंड ऑफ मनी, तो वो मनी कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट नहीं, वो पैसा फिर से इसी CSR एक्टिविटी में ही यूज होना चाहिए, ये इम्प्लाइड बात है। इट शैल बी प्लाउड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट, इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द अनस्पेंड CSR अकाउंट। इन शॉर्ट, ये पैसे आपको यूज तो इसी पर्पज के लिए करने। वेयर अ कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड, सच अमाउंट में बी सेट ऑफ। ये अपन ने देख लिया था, सेट ऑफ वाला पॉइंट रिपीट है, वो कवर हो चुका है। इसके बाद, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल पास अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, ठीक है, वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिर नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट में, द CSR अमाउंट में बी स्पेंट बाय अ कंपनी फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट विच शैल बी हेल्ड बाय। ये देख लेना, कैपिटल एसेट की बात की है। कैपिटल एसेट मतलब जिसे आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हो, ये उस सेंस में है। विच शैल बी हेल्ड बाय अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 और ट्रस्ट और सोसाइटी, ये बार बार देख रहे हैं। और बेनिफिशियरीज ऑफ द सेड CSR प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कलेक्टिव्स, एंटिटीज और अ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब CSR को कंडक्ट करते रहने के लिए अगर कोई भी कैपिटल एसेट कंपनी परचेज करती है उस फंड में से, तो वो असेट सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे ली जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जो बेनिफिशियरीज है, जिनको फायदा मिल रहा है या जिनके थ्रू बेनिफिशियरीज को फायदा मिल रहा है, उनके कंट्रोल में भी वो कैपिटल एसेट दी जा सकती है, उनके नाम पे ले लेंगे तो भी चलेगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये सब जो बने हैं, ये एक्चुअली में हेल्प करते हैं, ताकि जो बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का, तो एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, ऐसे बोला हुआ है। और विलेज लेवल पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे आपने सुना भी होगा, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है या फाइनेंशियल एड अवेलेबल होता है, लेकिन जो प्रोवाइड कर रहा है उसको पता है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसको इसका नॉलेज नहीं है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, ये इंटरमीडियरी का काम करते हैं, नॉलेज डिसेमिनेशन करते हैं, कि जिसको नहीं पता है कि उसके लिए क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, उसको अवेयर करवाना, उसका पेपर वर्क प्रोसीजर करके देना, और वो बेनिफिट उस तक पहुंचाने का काम करना। तो वैसा काम ये ग्रुप्स करते हैं, तो इनके कंट्रोल में भी चीज़ें दी जा सकती है, दैट इज ओके। पब्लिक अथॉरिटी तो हो ही गई, गवर्नमेंट अथॉरिटी। Provided that any capital asset created by a company prior to the commencement of these amendment rules shall within a period of 180 days from such commencement comply with the requirements of this rule। तो ये रूल तो अभी अभी लेटेस्ट आया, इसके पहले अगर ऐसी कोई कैपिटल एसेट बाई की गई थी तो चलेगा, लेकिन इस रूल के हिसाब से जो भी कंप्लायंसेस पूरे करने और बाकी है वो आप कंप्लीट कर लेना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो यहाँ 180 डेज बोली है। और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर फर्दर 90 डेज। तो 180 + 90 होगी। चलो देखें आगे। अब बात हो रही है रिपोर्टिंग की। CSR एक्टिविटी तो कर ली, उसके बारे में रिपोर्टिंग की क्या नीड है वो देख लेते हैं। बोर्ड्स रिपोर्ट की बात होनी थी ऑब्वियसली। बोर्ड्स रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल्स pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars as applicable। ओके डन। तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये सब चीज़ों के बारे में रेफरेंस होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए कि CSR में आपने क्या किया पूरे साल में। फॉरेन कंपनी है तो बैलेंस शीट फाइल शैल कंटेन एन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। बैलेंस शीट के अंदर ये डिटेल्स साथ साथ में अटैच हो जानी चाहिए। एवरी कंपनी हैविंग एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ऑफ ₹10 crore और मोर, एब्सोल्यूट नंबर बोला, इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स शैल अंडरटेक इम्पैक्ट असेसमेंट, जो अपन पीछे बात कर रहे थे, थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो इम्पैक्ट असेसमेंट आप खुद नहीं करोगे, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को बोलोगे कि भाई हमने जो काम किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप उसका असेसमेंट करके रिपोर्ट दो, बिकॉज ये एक लीगल कंप्लायंस हो गया। हैविंग आउटलेज ऑफ ₹1 crore और मोर and which have been completed not less than 1 year before the undertaking the impact study। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं। 10 करोड़ वाला पॉइंट तो ठीक है, हर कंपनी जो पिछले 3 साल से एवरेज 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है उनके ऊपर ये इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना मैंडेटरी है। बाकी 1 करोड़ में क्या बोला, थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ देयर CSR प्रोजेक्ट्स हैविंग आउटलेज ऑफ ₹1 crore और मोर। अच्छा, वो प्रोजेक्ट वाइज हो गया। टोटल आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर जो CSR का बर्डन है स्पेंड करने का, एज अ कंपनी इट इज 10 करोड़ रुपीज और मोर एनुअली। और पिछले 3 साल का एवरेज देखते हैं, एवरेज किया तो हर साल का 10 करोड़ रुपए तो कम से कम आपने CSR पे खर्च किया।
लेकिन CSR एक ही प्रोजेक्ट में करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। हम पीछे बात कर रहे थे कि शेड्यूल 7 की लिस्ट में से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो। 10 करोड़ रुपए का फंड काफी अच्छा फंड है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो कि इतना एजुकेशन पे, इतना भाई पुअर पीपल के लिए, इतना वो शेल्टर के लिए, इतना हेल्थ केयर के लिए, ऐसे डिवीजन कर दिया। तो जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने इंडिविजुअली 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा अलॉट किया है वो यहाँ पे कवर होंगे, एंड टोटल 10 करोड़ की लिमिट रहेगी। तो पर प्रोजेक्ट द लिमिट इज 1 करोड़ और मोर, और कंपनी के ऊपर टोटल जो है दैट इज 10 करोड़ और मोर। तो ये दोनों में से जो भी लिमिट क्रॉस हो रही है, ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी कंपनी का इम्पैक्ट असेसमेंट एक अलग एजेंसी से करवाना नेसेसरी है, ये क्राइटेरिया बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड। ओके, बोर्ड के आगे ऐसा मेंशन किया जाएगा, और जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी CSR की, उसके साथ ये इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट भी अटैच कर देंगे, ताकि जिसको भी रीड करना है वेरीफाई कर सके। कंपनी अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट मे बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स CSR फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure or 50 लाख रुपीज whichever is less। तो इन शॉर्ट जो आपका खर्चा हुआ है CSR के लिए, उसकी एक लिमिट सेट कर दी, जैसे पीछे एडमिन ओवरहेड वाला पॉइंट देख ही रहते हैं 5%, ये वैसा ही है। तो 5% मैक्सिमम खर्चा अलाउ किया जाएगा, या अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 50 लाख रुपीज, दोनों में से whichever is less, ये कंडीशन है। डिस्प्ले ऑफ CSR एक्टिविटीज ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है, बोला है जितना उतना कर देंगे। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दो कि हम CSR के लिए क्या क्या करते हैं। ये तो आप कोई बड़ी कंपनी के इसमें जाके चेक भी कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR अमाउंट, ये अपनी बात हो चुकी है कल 135 सब सेक्शन 5 एंड 6, मैं रिपीट नहीं कर रहा। क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग CSR फंड्स फॉर सेटिंग अप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटी। ये आपने अभी कोविड के टाइम पे देखा होगा, सुना होगा, टेम्पररी कोविड सेंटर्स बनाए गए। जैसे इवन जो उसके मेक शिफ्ट का मतलब वो ये कभी भी उसको उठा के आप शिफ्ट कर सकते हो, और टेम्पररी इसको आपने क्रिएट किया। तो बहुत सारे कम्युनिटी हॉल्स, बड़े बड़े जो बैंक्वेट हॉल थे, उन लोगों ने भी अपनी जगह कोविड सेंटर के लिए दे दी थी। और आपने देखा भी होगा उसमें जो बेड्स और वो सब भी बनाए थे ना, कार्डबोर्ड के थे, कार्डबोर्ड बेड्स बनाए थे, और उतने स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के, भाई 100 kg 120 kg बॉडी वेट भी होगा ना पेशेंट का, तो भी उसको वो हैंडल कर सकता है और टूटेगा नहीं। अब कार्डबोर्ड के उसमें ये बेनिफिट था कि आप उसको इमीडिएटली डिसमेंटल करके फोल्ड करके, फोल्डेबल बेड्स थे। अदरवाइज अगर वो स्टील के या वुड के बेड्स अगर आपको सेटअप करने हो और किसी भी जगह पे 100-120 बेड्स की कैपेसिटी बनानी हो, तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और रेडीमेड नहीं मिलेगा। बट कार्डबोर्ड वाला उन्होंने इतना सही चीज़ इंप्लीमेंट किया कि आप उसको कहीं भी लेके जाकर शिफ्ट कर सकते हो। और वो जो पार्टीशंस भी उन्होंने किए थे, वो पार्टीशंस भी कार्डबोर्ड के ही थे। तो भाई हर पेशेंट के लिए अलग अलग क्यूबिकल टाइप का रूम जैसा छोटा बना दिया, लेकिन वो पूरा कार्डबोर्ड का सेटअप था। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे कम्युनिटी हॉल जो अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं वहाँ पे ऐसे ही सेटअप किया था। तो अगर आप उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है। MCA further notified or clarified that spending of CSR funds for setting up makeshift hospitals and temporary COVID care facilities, it is eligible for CSR। तो ये खर्चा भी अलाउ किया, तभी कंपनीज ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया। तो वैसे नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन में, स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट्स। ये भी एक प्रॉब्लम आई थी वो सेकेंड वेव के टाइम पे, ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी वो। अब ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही थी, इतना ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, और अचानक से शॉर्टेज क्रिएट हो गई कि लोगों को जरूरत है लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इसके ऊपर फिर काम शुरू किया गया और बोला कि जो कंपनीज ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करेगी या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी या प्लांट सेटअप करेगी, उसको भी हम CSR के अंदर बेनिफिट दे देंगे। तो इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो गया था वैसा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जिनके केमिकल प्रोसेस में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रहा था, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर करके अपने लिए जो ऑक्सीजन सूटेबल है वैसे कन्वर्जन करके प्रोवाइड किया। बट उसमें फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, वो ब्लैक फंगस वाला जो इशू था। तो बहुत सारे लोगों को जिन्होंने वो ऑक्सीजन कंज्यूम किया, बाद में उनको फंगल इन्फेक्शन होने लग गया था, बिकॉज वो जो ऑक्सीजन था काफ़ी जगह वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एंड ह्यूमन के लिए जो चाहिए उसमें फ़र्क होता है। तो वो सब चीज़ें तब इतना हड़बड़ी में किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बाद में जब लोगों को कंप्लेंट आने लगी ना, फिर ध्यान दिया गया कि भाई इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को या तो प्रॉपर्ली ट्रीट करो, कन्वर्ट करो, या मत यूज़ करो, उसका ध्यान दो। पहले उनको आइडिया नहीं था, बट वो बाद में प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ गई। इस पूरे आंसर में कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में यही बोला है कि आपने CSR में अभी पूरे चैप्टर में जो पढ़ा, जो कुछ किया, वो आपको बोर्ड्स रिपोर्ट में, CSR रिपोर्ट में मेंशन करना है। तो दिस इज एक्चुअली अ समरी, न्यू पॉइंट उसके अंदर है ही नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई प्रोविजन से रिलेट होते हुए मिलेंगे, ये बोला गया। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था इसका। इसके साथ अपना CSR वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट है। सेक्शन 7 चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट है।